अगर आपकी अपनी माँ सिर्फ एक बेटे को प्यार करे और दूसरे को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझे और बहू की इज्जत हर मोड़ पर कुचलती रहे, तो आखिर एक दिन क्या होगा? ये कहानी है एक ऐसे खानदान की जहाँ लालच और दिखावे ने रिश्तों को तोड़ दिया, लेकिन एक बहू के सब्र, एक शौहर की हिम्मत और सच के साथ खड़े रहने की ताकत ने सब कुछ बदल दिया। मैं बावर्ची खाने में थी कि तभी काशिफ का फोन बजा। फोन उठाते ही उसके चेहरे पर चमक आई, मगर उसने अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ली, इतनी धीमी कि मुझ तक न पहुंच पाए। वो कोने में जाकर बातें कर रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही काशिफ ने फोन रखा, वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे कोई इनाम मिल गया हो। फिर मुस्कुराकर बोला, देखा तुमने, तुम तो हमेशा कहती हो कि अम्मी तुमसे नफरत करती है। अभी उनका फोन आया था, कह रही थी कि गांव में खेतों से सब्जियां निकाली हैं, बहुत मज़ेदार हैं। उन्होंने कहा है कि हफ्ते को हम दोनों गांव आकर खाना खाएं। देखा कितना प्यार करती हैं तुम्हें। मैं सेब काट रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, वाह क्या बात है। ऐसा तो नहीं कि अम्मी मेरे लिए बावर्ची खाने से खाना पैक करके मेरे दफ्तर भेज रही हैं, जिसे आप इतना बड़ा प्यार बना रहे हैं। अब बराए करम अम्मी की हर बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करना बंद करें। काशिफ ने मुंह बनाया और जोर से सोफे पर बैठ गया। फिर बोला, कमाल है, तुम भी तो इस घर का हिस्सा हो, लेकिन हर बात में कमी निकालना तुम्हारी आदत बन गई है। अम्मी ने मोहब्बत से खाने पर बुलाया और इसमें भी तुम्हें मसला नजर आ गया। सच में आजकल की बहुओं के बहुत नखरे हो गए हैं। बेचारी मेरी अम्मी। मैंने छुरी मेज पर रख दी और उसकी तरफ घूर कर देखा। आपको जो कहना है कह लें, लेकिन इस हफ्ते मैं कहीं नहीं जा रही। पूरा हफ्ता दफ्तर में काम करके मेरी हालत खराब हो जाती है। मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है ताकि थोड़ा आराम कर सकूं और खुद को दोबारा तवाना कर सकूं। मेरे पास इतना फारिग वक्त नहीं कि गांव जाकर मुफ्त की नौकरानी बनूं। मेरी बात सुनते ही काशिफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने अम्मी को पहले ही हाँ कह दिया है। अब अगर तुम ना गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो बहुत दुखी होंगी। मैं भी उठ खड़ी हुई और हाथ बांध कर बोली, आपकी अम्मी दुखी होती है तो होने दें, ये उनका मसला है। अगर आप इतने ही अच्छे बेटे हैं तो खुद जाएं और उनकी खिदमत करें, मुझे इसमें मत घसीटें। और हाँ, पिछली बार जब हम आमना अपा के घर गए थे, तो आपकी अम्मी ने मेरे साथ क्या किया था, वह भूल गए क्या? पुरानी बात याद आते ही काशिफ बिल्कुल खामोश हो गया। उसका चेहरा उतर गया और उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकला। हमारी शादी को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका था। अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब भी हमारे दरमियान कोई बड़ा झगड़ा होता, उसकी वजह हमेशा मेरी सास ही होती थी। अच्छा हुआ हमने शहर में अपना घर खरीद लिया था, वरना अगर हम सब साथ रहते तो अब तक मामला अदालत तक पहुंच चुका होता। हुआ यह था कि पिछले हफ्ते मेरी सास बहुत सारा सामान लेकर शहर अपनी बेटी आमना के घर रहने आई थी। आमना की शादी को सिर्फ 6 माह हुए थे और उसका ससुराल बहुत अमीर था। मैं और काशिफ उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए जब भी अम्मी हमें खाने पर बुलाती, मैं काम का बहाना बनाकर टाल देती। लेकिन इस बार उन्होंने जिद पकड़ ली कि हमें आमना का नया घर देखने ज़रूर आना है। आखिरकार हमें जाना ही पड़ा। जाने से पहले हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। एक महंगी दरामदी फलों की दुकान पर जाकर एक बड़ा डूरेन और ब्लैक ग्रेप्स का एक डब्बा खरीदा। बिल तकरीबन 15,000 रुपये बना। फिर मुझे लगा इतना काफ़ी नहीं होगा, तो मैंने काशिफ से कहा कि 2 कार्टन दूध और कुछ खुश्क मेवाजात भी तोहफे के लिए ले लेते हैं। हमें लगा अब सब ठीक होगा। लेकिन जैसे ही हमने आमना के बड़े से बंगले में दाखिल हुए, मेरी सास हमें खींचकर सीधे बावर्ची खाने के कोने में ले गई। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उन्होंने धीमी मगर गुस्सीली आवाज में कहा, यह क्या तमाशा है? पहली बार अपनी बहन के घर आए हो और बस इतने से फल और खुश्क मेवाजात लाए हो? जरा भी शर्म नहीं आई? कंजूसी की भी कोई हद होती है। मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही उन्होंने फिर कहा, आमना की बात अलग है, वो बड़े घर की बेटी है, सोने के चम्मच से पैदा हुई है। इसके एक ससुराल वाले बड़े सरकारी अफसर हैं। अगर तुम लोग इतनी सस्तियां चीजें लेकर आओगे तो लोग हम पर हंसेंगे। सबको लगेगा कि इस घर के लोग भी तुम्हारी तरह कंजूस हैं। उनकी बात सुनते ही मेरा खून खोल गया। जब से आमना की शादी तय हुई थी, तब से मेरी सास ऐसे घूम रही थी जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा एजाज मिल गया हो। हर किसी के सामने अपनी अफसर समधी और अमीर दामाद की तारीफ करते न थकती थी। पड़ोसियों को बताकर दिल न भरता, तो रोज मुझे फोन करके वही बातें सुनाती रहती। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि कुछ दिनों के लिए उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। आज फिर वही दिखावा देखकर मेरा सब्र टूट गया। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अम्मी जान,
اگر آپ کو اپنی سمدی کے سامنے تاثر جمانا ہے اور بڑے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بڑھانی ہے تو اپنے پیسوں سے مہنگے تحفے خریدیں. ہمیں بیچ میں کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ ہم نوکری کرنے والے لوگ ہیں. ہماری جتنی کمائی ہے اسی حساب سے تحفے لائے ہیں. ایسے بھی تحفے کی قیمت نہیں بلکہ اس کے پیچھے کا جذبہ دیکھا جاتا ہے. میری بات سنتے ہی میری ساس کا چہرہ غصے سے بینگن ہو گیا. انہوں نے میرا ہاتھ چٹکا اور بولی، اچھا تو اب اس گھر کی بہو بننے کے بعد بھی تم خود کو خاندان کا حصہ نہیں مانتی؟ اس میں امتیاز کہاں سے آ گیا؟ اور چکنی چپڑی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اپنی ساس سے ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ سچ میں تمہیں تو بالکل تمیز نہیں ہے. ماحول بگڑتا دیکھ کر کاشف نے دھیرے سے میری بازو پکڑی اور بولا، آمنہ بس رہنے دو. امی کا وہ مطلب نہیں تھا. تم تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ. میں ہلکی سی ہنس پڑی اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، ان کا وہ مطلب نہیں تھا تو پھر کیا مطلب تھا؟ ایسا کرو، یہ سارے تحفے واپس لے جاؤ اور ان کے بدلے زعفران پستہ والی کھیر لے کر آؤ تاکہ آپ کی امی خوش ہو جائے. ورنہ میں یہ سب واپس لے کر جا رہی ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو چپ چاپ اپنی بے عزتی سہ لیں. کاشف ایک دم گھبرا گیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، آمنہ برائے مہربانی غصہ مت کرو. غصہ مت کرو نا. آمنہ اپا نے تو کچھ نہیں کہا. پھر وہ اپنی امی کی طرف مڑ کر بولا، امی ہم سب ایک خاندان ہیں. بھائی بہن کا پیار سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے. آپ اس دکھاوے کے چکر میں کیوں پڑ رہی ہیں؟ ساس نے پہلے مجھے گھور کر دیکھا، پھر کاشف کو گھورا اور بولی، واہ بیٹا بہت خوب. شادی کو ابھی کتنے دن ہوئے ہیں اور تو ابھی سے اپنی بیوی کا ساتھ دینے لگا؟ سچ کہتے ہیں لوگ، بیوی کا غلام بیوی ملتے ہی ماں کی کوئی قدر ہی نہ رہی. اتنا کہہ کر وہ منہ بناتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور ہم دونوں باورچی خانے میں ہی کھڑے رہ کے. میں نے کاشف کی طرف دیکھا اور ہونٹ پینچتے ہوئے کہا، اب کھلی آپ کی آنکھیں. آپ تو ہمیشہ کہتے تھے امی بہت اچھی ہیں، امی تمہیں بہت پیار کرتی ہیں. یہی ہے ان کا پیار جو بہو کو نیچا دکھانے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتی. بتائیں ذرا کہاں سے اچھی ہیں وہ؟ کاشف بالکل خاموش کھڑا رہا. اس کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہ تھا. اس دن آمنہ کے گھر کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر اور رکی. باتوں ہی باتوں میں مجھے پتا چلا کہ آمنہ کا شوہر تو بہت ہی سمجھدار اور سادہ مزاج لڑکا ہے. اس میں ذرا بھی گھمنڈ یا دکھاوا نہیں تھا جیسا میری ساس ہمیشہ بتاتی تھی. الٹا وہ تو کافی مزاحیہ اور سمجھدار نکلا. دیکھتے ہی دیکھتے ہماری اچھی دوستی بھی ہو گئی. گھر پہنچتے ہی میں نے کاشف سے صاف کہہ دیا، آج کے بعد مجھے ایسے دکھاوے والے کسی بھی پروگرام میں لے جانے کی کوشش مت کرنا. میں ہاتھ چھڑا لوں گی. کاشف کو اپنی غلطی سمجھ آ چکی تھی. اس نے فوراً سر ہلایا اور بہت سارے وعدے بھی کیے. لیکن ہفتہ ختم ہوتے ہی پھر وہی کہانی شروع ہو گئی. وہ میرے سامنے آ کر بولا، آمنہ اس بار واقعی معاملہ الگ ہے. بالکل کوئی دکھاوا نہیں. ابا جان کا یوم پیدائش ہے. اس سال وہ 60 سال کے ہو رہے ہیں. گاؤں میں چھوٹی سی تقریب ہے. چچا تاؤ سب آئیں گے. ہم گھر کے بڑے بیٹے بہو ہیں. اگر ہم نہ گئے تو لوگ باتیں کریں گے اور ابا جان کو بھی بہت برا لگے گا. سسر کا نام سنتے ہی میں تھوڑی رک گئی. میری ساس چاہے جتنی بھی تھی لیکن سسر بہت سیدھے اور اچھے انسان تھے. وہ اپنا پیار ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن ان کا اپناپن بالکل سچا تھا. جب بھی کھیت کی فصل بکتی یا گھر کے جانور بکتے تو وہ اپنی بیوی سے چھپا کر مجھے 25,000 روپے دے دیتے اور کہتے، بیٹی اپنے لیے کچھ اچھا لے لینا. میرا میکا اور سسرال صرف 2 گاؤں کے فاصلے پر تھا. اگر میں نہ جاتی تو بات گھوم پھر کر میرے ابو امی تک پہنچ جاتی اور وہ بے سبب پریشان ہو جاتے. کافی سوچنے کے بعد میں نے ہاں تو کر دی لیکن ایک شرط بھی رکھ دی. میں صرف ابا جان کی وجہ سے جا رہی ہوں لیکن پہلے ہی بتا دیتی ہوں، اس بار آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا. اگر امی نے پھر سے کوئی تماشا کیا اور آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. بعد میں یہ مت کہنا کہ میں نے کسی کی عزت نہیں کی. کاشف نے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا، بالکل، میں قسم کھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، پوری ضمانت دیتا ہوں. ہفتے کی صبح ہم دونوں تیار ہو کر اپنی گاڑی سے گاؤں کے لیے نکل پڑے. راستے میں تھوڑی بارش بھی ہو گئی تھی اس لیے وہاں پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے. میں نے کیک نہیں خریدا کیونکہ گاؤں کے بڑے بزرگ اسے زیادہ پسند نہیں کرتے. اس کی جگہ میں نے ابا جان کے لیے آرام دہ چمڑے کے جوتے خریدے اور ساتھ میں 10,200 روپے کا ایک لفافہ بھی رکھ دیا تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر سکیں. یہ فیصلہ میں نے اور کاشف نے مل کر لیا تھا. تحفہ ہمیشہ کام کا ہونا چاہیے. جیسے ہی ہماری گاڑی آنگن میں رکی میں بھی سیٹ بیلٹ کھول ہی رہی تھی کہ میری ساس دوڑتی ہوئی باہر آئیں. ان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے ہمارے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو. ارے تم دونوں آ گئے. راستے میں تھک تو نہیں گئے؟ جلدی اندر آؤ، پہلے پانی پی لو، باہر بہت دھوپ ہے.
मैंने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ज़रूर कोई ना कोई चाल चल रही है। काशिफ ने पहले से कुछ कह रखा होगा, वरना मेरी सास इतनी जल्दी अपना रंग कभी नहीं बदलती। और हुआ भी बिल्कुल वही। जैसे ही उन्होंने काशिफ को रिश्तेदारों से मिलने के बहाने अंदर भेजा, उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। फिर बोली, सुनो, आज भी गाड़ी काशिफ ही चला कर लाया है? मैंने सर हिलाकर कहा, जी अम्मी जान। वो होंठ पीच कर बोली, तुम हमेशा काशिफ को अपना ड्राइवर क्यों बनाकर रखती हो? बेचारा पूरा हफ्ता दफ्तर में काम करके थक जाता है, मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिलती है। तुम्हें अपने शोहर का ज़रा भी ख्याल नहीं। इतना लंबा रास्ता गाड़ी चलाने में कितनी थकन होती है, और तुम आराम से अगली सीट पर बैठी रही। तुम्हें ज़रा भी तरस नहीं आया? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी जान, बात तो बड़ी अजीब कर रही हैं आप। अगर वह पूरा हफ्ता काम करते हैं तो मैं भी पूरा हफ्ता मेहनत करती हूँ। मैं घर पर खाली नहीं बैठी रहती। अगर मैं गाड़ी चलाती तो क्या मुझे थकन नहीं होती? सास ने आंखें दिखाते हुए कहा, तो तुम बीवी हो, अपने शोहर की थोड़ी मदद करोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? औरतों को गाड़ी चलाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। मेरा चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मैंने सीधा कहा, अम्मी जान, ये गाड़ी मेरे पैसों से खरीदी गई है। इसके सारे कागजात मेरे नाम पर हैं। मैं इसे चलाने दे रही हूँ, ये ही बहुत बड़ी बात है। वरना आपके बेटे को बस में धक्के खाते हुए घर आना पड़ता। इसलिए अपने बेटे पर तरस खाकर मुझे ताने मत मारें। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर मैं सीधे अंदर अब्बा जान को सलाम करने चली गई, और मेरी सास गुस्से में वहीं पांव पटकती रह गई। थोड़ी देर बाद काशिफ मुझे ढूंढता हुआ आया। उसके चेहरे पर साफ परेशानी दिखाई दे रही थी। वो बोला, आमना, आज अब्बा जान का यौम पैदाइश है। तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकती? जब भी अम्मी से मिलती हो लड़ाई क्यों हो जाती है? मैं हल्की सी मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा, तो आपकी अम्मी ने फिर से आपके कान भर दिए ना? काशिफ हिकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी ने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। वो तो तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हैं। बस अभी कुछ चाचियाँ कह रही थीं कि तुम आते ही अम्मी से ऊंची आवाज़ में बात करने लगी। तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ था। लोग देखकर क्या सोचेंगे? मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, थोड़ा कम भूले बने। उस वक़्त आंगन में सिर्फ मैं और आपकी अम्मी ही थे। कौन सी चाची ने देख लिया? अगर किसी को पता चला है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी अम्मी ने खुद जाकर सबको बताया है। काशिफ एकदम हैरान रह गया, फिर भी बोला, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? मैंने मुंह बनाकर कहा, इतने सालों से अपनी अम्मी के साथ रह रहे हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं पाए। आपकी अम्मी कभी नहीं चाहती कि हम दोनों सुकून से रहें। जब भी हमारे दरमियान झगड़ा होता है, वो अंदर ही अंदर खुश होती हैं। काशिफ ने सर हिलाते हुए कहा, तुम हमेशा गलत ही सोचती हो। मैंने उसे संजीदगी से कहा, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ। इस घर में भी आपके ख़ानदान का हिस्सा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो आपके रिश्तेदार मेरे लिए अभी भी अजनबी ही हैं। कोई भी इंसान बेवजह मुझसे नफ़रत नहीं करेगा। अगर कोई मेरी बुराई करता है तो असल में वो आप पर हंसने का बहाना ढूंढ रहा होता है कि काशिफ अपनी बीवी को संभाल नहीं पाता। काशिफ के घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है, आप समझे आप? काशिफ बिल्कुल खामोश हो गया। उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकला। उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग देखकर मुझे समझ आ गई कि मेरी बात धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठने लगी है। असल में मेरी सास के इस अचानक उबले प्यार के पीछे भी एक वजह थी। कुछ महीने पहले उन्होंने अचानक फ़ोन किया। पहले तो बड़ी मीठी मीठी बातें की, फिर सीधे असली बात पर आ गईं। बोली कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के तनख्वाह कार्ड मेरे पास रहें, ताकि मैं तुम्हारे पैसे संभाल सकूं। तुम दोनों अभी जवान हो, बेवजह पैसे उड़ा देते हो। मैंने उसी वक्त साफ इनकार कर दिया। आज के वक्त में भला कौन अपनी सास को अपनी पूरी तनख्वाह सौंप देता है? जब मैंने सख्ती दिखाई तो उन्होंने फौरन बात पलट दी और बोली, चलो, दोनों के नहीं तो सिर्फ काशिफ का कार्ड ही दे दो। काशिफ घर का बड़ा बेटा था, लेकिन बचपन से उसे अपनी अम्मी का इतना प्यार कभी नहीं मिला जितना छोटे भाई वसीम को मिला। वसीम मीठा बोलता था, इसलिए हमेशा अम्मी का लाडला बना रहा। अब अचानक अम्मी का इतना प्यार और उनकी फिक्र देखकर काशिफ जज्बाती हो गया और तकरीबन हाँ कहने ही वाला था। अच्छा हुआ मैंने उसे डांट कर समझा दिया। तब जाकर उसे समझ आई और उसने भी इनकार कर दिया। जब सास का पैसों पर कंट्रोल करने का मंसूबा नाकाम हो गया तो उन्होंने दूसरा तरीका अख्तियार किया। अब वो हर चंद दिनों में काशिफ को फ़ोन करती और बड़े प्यार से इधर उधर की बातें करती। पूछती, बेटा, काम करके बहुत थक जाते हो क्या? अम्मी तुम्हारे लिए देसी अंडे बेच दे। काशिफ को सच में लगने लगा कि उसकी अम्मी बदल गई है
और अब उसे वो प्यार देना चाहती है जो बचपन में कभी नहीं मिला। लेकिन मैं उनकी सारी चालों को समझ रही थी। उनका मकसद सिर्फ फूट डालो और हुकूमत करो था। वो चाहती थी कि काशिफ पूरी तरह उनकी तरफ हो जाए, ताकि अगर कभी हमारे दरमियान लड़ाई हो और हम अलग हो जाएं, तो काशिफ वापस उनके पास आ जाए और फिर से उनके लिए पैसे कमाने की मशीन बन जाए। मैंने काशिफ की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको नहीं लगता कि ये सब थोड़ा अजीब है? आपकी अम्मी अचानक इतनी बदल गई, इतनी मीठी बातें कर रही हैं, कोई भी उन पर भरोसा कर ले। काशिफ कुछ न बोला, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि मेरी बात उसके दिमाग में घूम रही है। वो बेवकूफ़ नहीं था, बस उसे हमेशा से अम्मी की थोड़ी ही तारीफ और अपनापन चाहिए था, इसलिए सच को नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन आज मैंने सारी बातें उसके सामने साफ कर दी थीं। अब वो उनसे बच नहीं सकता था। उसी असनाह में बावर्ची खाने से सास की तेज़ आवाज़ आई, आमना कहाँ हो? नीचे आकर मेज़ साफ करो, खाना लगने वाला है। मैंने ड्राइंग रूम में झांक कर देखा तो वसीम और राबिया आराम से सोफे पर बैठकर टेलीविज़न देख रहे थे। बच्चे पूरे घर में दौड़ रहे थे। इतने लोग होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ मेरा ही नाम लिया। मैंने धीरे से काशिफ से कहा, देखा आपने, सिर्फ मुझे बुलाया। अम्मी अच्छी तरह जानती है कि मुझे इस तरह हुक्म चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जानबूझकर मुझे उकसाना चाहती हैं ताकि मैं कुछ बोलूं और सबके सामने बदतमीज बहू बन जाऊं। काशिफ का चेहरा उतर गया। उसे अब धीरे धीरे सब समझ आने लगा था। मैंने आंख मारते हुए कहा, आपको पता है सबसे मज़े की बात क्या है? मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अम्मी खुद ही ये काम कर लेंगी। काशिफ ने हैरानी से पूछा, अब तुम क्या करने वाली हो? मैं मुस्कुराई और फिर अचानक ऊंची नखरे वाली आवाज़ में बोली, ऐ मेरे प्यारे शौहर, क्या आप नीचे जाकर मेज़ साफ़ कर देंगे? अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बाथरूम जाना है। मेरी बात खत्म हुए मुश्किल से 10 सेकंड हुए होंगे कि सास बावर्ची खाने से तूफान की तरह बाहर आई। बोली, रहने दो, तुम उससे काम क्यों करवाओगी? बेचारा इतना लंबा सफर करके आया है, कितना थक गया होगा। मैं कर देती हूँ। मेरे बेटे का दर्द मैं समझती हूँ, और कौन समझेगा? काशिफ का चेहरा देखने के काबिल था। उसे खुद शर्म आने लगी थी। लेकिन सास यही ना रुकी। बोली, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस आजकल की औरतों को तो बस आराम चाहिए। हमारे ज़माने में तो शोहर खुदा होता था। हम उनकी खिदमत करते ना थकते थे। और आज देखो, शोहर को नौकर समझकर काम करवाया जाता है। इतना कहकर उन्होंने कपड़ा उठाया और खुद ही मेज़ साफ करने लगी। पूरे घर में खामोशी छा गई। वसीम और राबिया भी उठकर उनकी मदद करने लगे और मैं आराम से सोफे पर लेटकर फ़ोन चलाने लगी। मुझे इस तरह आराम से बैठे देखकर सास को और जलन होने लगी। मेज़ साफ करते करते ताना देने लगी कि वाह भाई, क्या ज़माना आ गया है। बूढ़े लोग कमर तोड़कर काम कर रहे हैं और जवान लोग आराम से फ़ोन चला रहे हैं। पता नहीं इतना आराम कैसे हज़म होता है। उनकी बात सुनते ही सब खामोश हो गए। राबिया जो फल काट रही थी उसका हाथ भी रुक गया और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर जोर से कहा, राबिया भाभी, लगता है अम्मी जान आपको कुछ कह रही हैं। राबिया घबरा गई और कुछ ना बोली। ये सुनते ही सास भी घबरा गई और फौरन हमारी तरफ आ गई। बोली, अरे नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ कहूँ लेकिन राबिया को कभी नहीं कहूँगी। मेरी बहू इतना कमाती है, इतना काम करती है, घर आकर आराम करना उसका पूरा हक है। मैं तो उस पर जान देती हूँ। राबिया ने राहत की सांस ली। बस मुझे इसी लम्हे का इंतजार था। मैं उठी और सीधे सास की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अम्मी जान, अगर आप राबिया भाभी को नहीं कह रही थीं तो फिर मुझे ही कह रही थी ना। इस घर में मेरे और उनके अलावा और कौन जवान है? ठीक है, अगर मैं आपको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। जहाँ 2 वक़्त की रोटी भी चैन से ना खा सकूँ, वहाँ रुकने का क्या मतलब? इतना कहकर मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसी असना में ससुर बागीचे से अंदर आए। उन्होंने पूरा माहौल देख लिया था। आते ही गुस्से में बोले, फिर शुरू हो गई तुम। साल में एक बार बच्चे घर आते हैं और तुम बगैर ड्रामे के नहीं रह सकती। सास घर में चाहे जितनी शेरनी बनती है, लेकिन ससुर के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। इनसे उन्हें बहुत डर लगता था, क्योंकि घर के सारे पैसों के फैसले वही लेते थे और उनका मजाज भी काफ़ी सख्त था। उनकी एक डांट सुनते ही सास का चेहरा उतर गया। वह खामोशी से बावर्ची खाने में चली गई। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए वसीम फौरन अपना तोहफा लेकर आया और बोला, अब्बाजान, योम पैदाइश मुबारक हो। यह जैकेट आपके लिए लाए हैं। राबिया भी मुस्कुराकर बोली, और यह कमीज़ शलवार आप पर बहुत जचेगी।
ससुर अभी सब देख ही रहे थे कि सास खुश होकर बोली, देखा मेरे छोटे बेटे ने कितनी समझदारी दिखाई। उसे पता है कि अब्बा जान को सर्दियों में तकलीफ होती है। यह कमीज शलवार भी कितनी महंगी हो गई ना। सच में बेटा हो तो ऐसा। छोटे बेटे और बहू की तारीफ करने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर उनका चेहरा फिर से सख्त हो गया। बोली, और तुम दोनों क्या खाली हाथ सिर्फ खाना खाने आए हो? काशिफ से अब रहा ना क्या। वो गुस्से में बोला, अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी शादी के बाद ऐसा कौन सा त्यौहार या यौम पैदाइश आया है जब हम खाली हाथ घर आए हों? सास ने मुंह बना लिया लेकिन कुछ ना बोली। मैंने आराम से अपना तोहफा निकाला और मेज़ पर रख दिया। बोली, अब्बा जान, ये चमड़े के जूते आपके लिए हैं ताकि सर्दियों में आपके पाँव गर्म रहें। और ये 10,200 रुपये का लिफाफा है, जो जी चाहे वो खरीद लीजिए। ससुर ने जूते हाथ पर लिए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो वैसे भी जूते खरीदने का सोच रहा था। तुम दोनों ने तो मेरी मन की बात ही जान ली। लेकिन सास ने जैसे ही लिफाफा देखा, उनका मुंह फिर से बना। बड़बड़ाते हुए बोली, वाह भाई, शहर में रहकर भी इतनी कंजूसी। 60वीं सालगिरह पर बस इतने से पैसे। पड़ोसियों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? फिर मुझे घूरते हुए बोली, मुझे सब पता है काशिफ की पूरी तनख्वाह अब तुम ही संभालती हो ना। मेरे बेटे के पैसों को इतनी कंजूसी से खर्च करती हो। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो उसे तुम जैसी बीवी मिली। मेरी सास को लगा कि ऐसा बोलकर वो काशिफ का दिल जीत लेंगी, लेकिन इस बार उनका दाना उल्टा पड़ गया। काशिफ अब वो बेटा नहीं था जो खामोशी से अम्मी की हर बात सुन ले। जैसे ही उसने अपनी बीवी की बेइज्जती सुनी, वो गुस्से में अम्मी की तरफ मुड़ा और बोला, अम्मी बस अब खामोश हो जाएं। काशिफ की ऊंची आवाज़ सुनते ही सास एकदम चौंकी। पूरे घर में खामोशी छा गई। उसकी मुट्ठियां बंद थीं और पेशानी की रगें साफ दिखाई दे रही थीं। आपको लगता है मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ? मेरी तनख्वाह तो नाम की है। महीने की तनख्वाह आते ही पूरी किस्तों में चली जाती है। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़ों तक का सारा खर्च आमना उठाती है। सच कहूँ तो मैं अपनी ही बीवी पर बोझ हूँ। लेकिन उसने आज तक कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा, कभी मेरी बेइज्जती नहीं की। और आज आप इससे क्या चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि वो मुझे छोड़कर चली जाए? तभी आपको चैन मिलेगा। मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि काशिफ पूरे खानदान के सामने इतनी बड़ी बात खुद इकरार कर लेगा। उसने जो कहा वो बिल्कुल सच था। उसकी तनख्वाह कर्ज उतारने के बाद तकरीबन ख़त्म हो जाती थी। घर का पूरा खर्च मैं ही संभालती थी। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो घर के हर काम में मेरा हाथ बटाता था, मेरा ख्याल रखता था। मुझे एक अच्छा और समझदार शौहर चाहिए था, कोई एटीएम नहीं। मैंने हमेशा ये बात सबसे छुपा कर रखी ताकि काशिफ की इज्जत बनी रहे। लेकिन आज उसने खुद सबके सामने सच बोल दिया, सिर्फ मेरी खातर। ये सुनते ही सास का चेहरा देखने के काबिल था। शर्म से उनका मुंह उतर गया। उन्होंने काशिफ को ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हो। वाह, कमाल है, इतने बड़े हो गए और एक औरत की कमाई पर जी रहे हो, ऊपर से अपनी अम्मी को ही सुना रहे हो। बहुत फक्र हो रहा होगा ना खुद पर। उनकी नज़रों में काशिफ की कोई कीमत ही नहीं थी। ये सब सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि काशिफ हल्की सी दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अम्मी मैं निकम्मा हूँ। ये बात तो आप बचपन से ही कहती आई हैं। आपने तो मुझे कभी किसी काबिल समझा ही नहीं। फिर आज इतना हैरान होने की क्या बात है? काशिफ का इतना सीधा जवाब सुनकर सास एक लम्हे के लिए खामोश पड़ गईं। जब कुछ न समझ आया तो उन्होंने अपना पुराना ड्रामा शुरू कर दिया। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गईं और सीना पीट पीट कर रोने लगीं। ऐ अल्लाह! ये दिन भी देखना था। मेरे अपने बेटे ने आज मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। अरे मैंने तुझे 9 माह पेट में रखा, तुझे पाल-पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया और आज तू अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी अम्मी को ही सुना रहा है। वो ज़ोर-ज़ोर से चला रही थी लेकिन आँखों में एक आँसू भी न था। साफ दिखाई दे रहा था कि वो सिर्फ़ काशिफ को और सच बोलने से रोकना चाहती थी। काशिफ ने थक कर दूसरी तरफ मुँह फेर लिया। इसी अस्थना में ससुर ने गुस्से में मेज़ पर हाथ मारा। अगर रोना ही है तो जाकर अकेले में रो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। दास ने फिर से ज़ोर से रोने की कोशिश की, लेकिन इस वक़्त छोटे बेटे वसीम ने उन्हें उठाया और धीरे से बोला, अम्मी, राबिया सब देख रही है। अगर आप ऐसे करेंगी तो लोग हम पर हँसेंगे। वो हमारे पूरे ख़ानदान को छोटा समझेंगी। बस इतना सुनना था कि सास फ़ौरन खामोश हो गई। उन्हें मेरी और काशिफ की इज़्ज़त से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अफ़सर की बेटी राबिया के सामने अपनी शुबा ख़राब नहीं होने देना चाहती थी। थोड़ी देर बाद खाने का वक़्त हो गया। मैं और ससुर बाहर नल के पास खड़े थे।
انہوں نے خاموشی سے وہ لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے حیرانی سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ ابا جان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہماری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ آپ اسے واپس کریں گے تو ہمیں بہت برا لگے گا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ بیٹا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے پیسوں کی کیا ضرورت؟ تم دونوں ابھی جوان ہو، تمہیں اپنا مستقبل بنانا ہے، اوپر سے گھر کا اتنا بڑا قرض بھی ہے۔ یہ پیسے تم لوگ ہی رکھو۔ پھر کچھ لمحے رک کر بولے، مجھے پتا ہے کاشف کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی ہے، وہ بہت سیدھا اور بھولا ہے، اسے تم جیسی بیوی ملی، یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہمیشہ اس کا ساتھ دینا، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے ان کے جھریوں والے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ابا جان، آپ بالکل فکر مت کیجیے، کاشف بھلے زیادہ نہیں کماتا لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میرے لیے وہی سب سے بڑی بات ہے۔ پیسے میں کما لوں گی، آپ یہ اپنے پاس رکھیے، مجھے اچھا لگے گا۔ سسر مسکرائے اور میرا ہاتھ پر پیار سے تھپ تھپی دی۔ تمہاری یہ سوچ سن کر بہت خوشی ہوئی، کاشف نے ضرور کوئی بہت اچھا کام کیا ہوگا جو اسے تم جیسی بیوی ملی۔ اتنا کہہ کر میں باورچی خانے کی طرف مڑی تو دیکھا کہ کاشف ستون کے پیچھے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس نے ہماری ساری باتیں سن لی تھیں۔ میں نے ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ ابا جان تو پیسے واپس کر رہے تھے لیکن میں نے نہیں لیے، اب آپ ان کا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ کاشف نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، آمنہ، مجھے معاف کر دو۔ میں ہنس پڑی۔ ارے اچانک اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز بھر گئی۔ میں بہت بڑا بیوقوف تھا، بچپن سے بس امی کی ایک تعریف سننے کے لیے تڑپتا رہا۔ وہ مجھے جتنا نظر انداز کرتی تھی، میں اتنا ہی خود کو ان کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اچانک پیار دکھانا شروع کیا تو میں بہک گیا۔ مجھے لگا شاید اب انہیں میری واقعی پرواہ ہونے لگی ہے، لیکن اس چکر میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب میں نے تمہیں ابا جان سے بات کرتے سنا تب جا کر مجھے کچھ سمجھ آئی۔ امی تمہیں تانے اس لیے مارتی ہیں، تمہاری بے عزتی اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ اصل میں مجھے ہی نیچا سمجھتی ہیں۔ وہ میری عزت نہیں کرتی، اس لیے میری بیوی کی بھی نہیں کرتی، اور میں اتنا اندھا تھا کہ مجھے لگتا رہا وہ میری طرف ہیں۔ سچ میں کتنا بڑا احمق تھا۔ میں ہلکی سی مسکراتی، کوئی بات نہیں، دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کو اپنی غلطی سمجھ تو آ گئی۔ اپنی غلطی مان لینا ہی سب سے بڑی سمجھداری ہوتی ہے۔ اب ہمت مت ہاریے، زندگی کی لڑائی بہت لمبی ہے اور یہ لڑائی ہم دونوں مل کر لڑیں گے۔ کاشف نے بغیر کچھ کہے سر ہلایا اور مجھے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ کھانے کی میز پر ساس نے پھر وہی بچگانہ حرکتیں شروع کر دیں۔ وہ جا کر رابعہ کے پہلو میں بیٹھ گئیں اور بڑے پیار سے اسے کھانا پروسنے لگیں۔ مجھے پوری طرح سے نظر انداز کر دیا۔ انہیں لگا کہ اس سے مجھے بہت دکھ ہوگا، لیکن مجھے تو یہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اس کے اس دکھاوے کی محبت کی مجھے بالکل ضرورت نہیں تھی۔ کھانے میں مٹر پنیر بنا تھا۔ ساس نے فوراً پنیر پروسنا شروع کیا۔ یہ میرے چھوٹے بیٹے کے لیے اور یہ کاشف کے لیے۔ پھر بولی، بیٹا اچھے سے کھاؤ تاکہ کام کرنے کی طاقت بنی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے سسر کی پلیٹ میں پروسا، پھر زعفرانی کھیر کا ایک پیالہ نکالا، شاید یہ چھوٹے بیٹے بہو ہی لائے تھے۔ انہوں نے وہ پیالہ رابعہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، رابعہ بیٹا تم کھاؤ، عورتوں کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میری پلیٹ پوری خالی پڑی تھی، وہ سب کے سامنے مجھے الگ کر کے میری بے عزتی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جیسے ہی چمچ اٹھایا، کاشف نے اپنی پلیٹ سے زعفرانی کھیر اٹھا کر میری پلیٹ میں رکھ دی۔ پھر بولا، آمنہ تم کھاؤ، مجھے پتا ہے تمہیں یہ کھیر سب سے زیادہ پسند ہے اور آج تم کافی تھک بھی گئی ہو۔ میں مسکرا کر بولی، شکریہ۔ یہ دیکھ کر ساس کا چہرہ اتر گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسی اثنا میں سسر بیچ میں بول پڑے، آمنہ آج کل تم تھوڑی کمزور لگ رہی ہو، کام کا کتنا بھی دباؤ ہو اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، مجھے زیادہ میٹھا ویسے بھی بنا ہے، یہ کھیر تم ہی کھا لو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنا پیالہ بھی مجھے دے دیا۔ ساس غصے سے کانپنے لگی، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ چھوٹی بھابھی رابعہ نے بھی اپنی کھیر کا پیالہ میری طرف بڑھا دیا اور آنکھیں مارتی ہوئی بولی، آمنہ بھابھی میں ڈائٹ پر ہوں، یہ آپ ہی کھا لے ورنہ ضائع ہو جائے گی۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ ساس میرے ساتھ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے، اس لیے اس نے بڑی سمجھداری سے میری مدد کر دی۔ میں بھی مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے پھر میں ہی کھا لیتی ہوں۔ اس دن میں نے آرام سے پوری زعفرانی کھیر کھائی اور ساس میرے پہلو میں بیٹھی غصے سے جلاتی رہیں۔ جب ہم واپس نکلنے لگے تو ساس تو بڑے بوریے لے کر آئیں۔
जिनमें चावल और घर की सब्जियां भरी थीं। लेकिन पूरा सामान उन्होंने छोटे बेटे वसीम की गाड़ी में रखवा दिया। छोटी बहू को भी बड़े प्यार से समझा रही थी। हमारी भारी आई तो हमें एक धनिया पत्ती तक न थी। उल्टा वो काशिफ के पास आकर धीरे से बोली, बेटा सुन, अगर ये 3 कौड़ी की नौकरी ठीक से नहीं चल रही तो छोड़ दे। वसीम राबिया से कहकर कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले। मर्द होकर अपनी बीवी पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता। बहुत बेइज्जती होती है बेटा। काशिफ कुछ बोलता इससे पहले ही मैं बीच में बोल पड़ी, अम्मी जान, हमारे घर की फिक्र आप मत करें। काशिफ ने अपने मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बना रखा है। वो किसी के सहारे बैठने वालों में से नहीं है। आप ऐसी बातें करेंगी तो लोग हंसेंगे। अब हम चलते हैं, वरना रास्ते में जाम मिल जाएगा। इतना कहकर मैंने काशिफ को चलने का इशारा किया और हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सास वहीं खड़ी कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। जाहिर है अपनी बदतमीज बहू को ही कोस रही होगी। उस रात घर पहुंचने के बाद काशिफ खामोशी से बालकनी में बैठकर सिगरेट पीता रहा। मैं समझ रही थी कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए मैंने उसे अकेले छोड़ दिया। कुछ देर बाद रात के खाने के वक्त काशिफ ने अचानक कहा, आमना, मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी के जापान वाले मंसूबे पर 1 साल के लिए चला जाऊँ। मैं हैरान होकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? हम अचानक जापान क्यों जाएंगे? आपके दफ्तर के लोग तो बता रहे हैं कि वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सारे अखराजात निकालने के बाद ज़्यादा कुछ बचता भी नहीं है। उनके दफ्तर से हर साल कुछ लोगों को जापान कोरिया भेजा जाता था। तनख्वाह ज़्यादा ज़रूर मिलती थी, लेकिन उसके लिए ख़ानदान से दूर रहकर दिन रात मेहनत भी करनी पड़ती थी। मुझे अपने शोहर की फ़िक्र थी और हमारी हालत भी इतनी ख़राब नहीं थी कि उन्हें ऐसा करना पड़े। काशिफ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार अलग ही तरह का फैसला दिखाई दे रहा था। वो बोला, मैंने सब सोच लिया है आमना। अब मैं लोगों के ताने सुन सुन कर नहीं जी सकता। अम्मी और बाकी रिश्तेदार मुझे इसलिए छोटा समझते हैं क्योंकि मैं इतना कामयाब नहीं हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस बात की होती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी सबके सामने बेइज्जती झेलनी पड़ती है। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, तुम इतनी काबिल हो, मुआशरे में तुम्हारी इतनी इज्जत है, लेकिन घर आते ही तुम्हें नकम्मे शोहर की बीवी होने का ताना सुनना पड़ता है। मैं ये सब और नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उस दिन गांव में अम्मी की बातों ने उसके इज्जत नफ्स को कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी, ये अब साफ दिखाई दे रहा था। वो आगे बोला, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ। मंसूबा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर मैं उसे अच्छे से मुकम्मल करके लौटा तो मुझे मैनेजर बना दिया जाएगा। मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा फ़ख्र से कह सको कि तुम मेरी बीवी हो। बराए मेहरबानी मुझे जाने दो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आप पर कभी शर्म नहीं आई। मेरे लिए आप दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हैं। काशिफ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन गांव जाकर मेरी आंखें खुल गईं। मैं तुम्हारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन गया हूँ। आमना, इस बार मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। उसकी आंखों में जो जिद और जोश था, उसे देखकर मुझे समझ आ गई कि अब उसे रोकना नामुमकिन है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर आपने फैसला कर लिया है तो मैं हमेशा आपकी तरफ हूँ। इस बात को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि पता नहीं कैसे ये खबर सास तक पहुँच गई। वो बस पकड़कर सीधे हमारे घर आदम की। आते ही चलाने लगी, आमना कहाँ है? तूने ही मेरे बेटे को गैर मुल्क जाने के लिए भड़काया है ना? वो यहाँ आराम से था, फिर उसे परदेस क्यों भेज रही हो? तू इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? इसी असना में काशिफ कमरे से बाहर आया और अम्मी की सामने खड़े होकर बोला, अम्मी, उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया। ये मेरा अपना फैसला है। मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ ताकि लोग मुझे अपनी बीवी पर पलने वाला निकम्मा ना कहें। कि सुनते ही सास एकदम खामोश हो गई। फिर वो काशिफ को एक तरफ ले जाकर मीठी आवाज़ में बोली, अरे बेटा, मैंने तो वो सब तुम्हें हौसला देने के लिए कहा था। मैं अपने बेटे को भला क्यों नीचा दिखाऊंगी? मेरी बातों को इतना दिल पर मत लिया करो। फिर धीरे से बोली, अच्छा, जापान जाकर अच्छी कमाई होगी ना? लेकिन सुन, तुम्हारी बीवी अभी जवान है, घर का सारा पैसा भी उसके पास रहेगा। तुम चले जाओगे और अगर वो किसी और के साथ भाग गई या सारा पैसा लेकर अपने मेके चली गई तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? मैं बावर्ची खाने में खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी और मुझे हंसी आ रही थी। उनका वही पुराना डर कि बहुत सारा पैसा लेकर भाग जाएगी आज तक नहीं गया था। असल में उन्हें बेटे के पैसों पर कंट्रोल चाहिए था, लेकिन नाम फिक्र का ले रही थी। इस बार काशिफ भी गुस्से में आ गया। उसने अम्मी का हाथ हटाते हुए कहा, अम्मी बस कीजिए।
مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسا ہے۔ وہ ویسی بالکل نہیں ہے جیسی آپ سوچتی ہیں۔ لیکن ساس پھر بھی نہ مانی۔ وہ بولی، تو اپنی تنخواہ کارڈ مجھے دے دے، میں تیرے پیسے سنبھال کر رکھوں گی۔ جب تم واپس آئے گا تو تیرے پاس اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے اچھے خاصے پیسے ہوں گے۔ کاشف نے سخت آواز میں کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا امی، میرے پیسے میری بیوی کے پاس ہی رہیں گے، اور اس بارے میں اب دوبارہ کوئی بات مت کیجیے۔ جب ساس کو سمجھ آ گیا کہ اس بار اس کی کوئی چال کام نہیں آئے گی تو وہ غصے میں منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ جس دن کاشف کو جانا تھا میں نے اس کے لیے ساری پیکنگ پہلے ہی کر دی تھی۔ ہوائی اڈے پر اس نے مجھے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم تھیں۔ اپنا خیال رکھنا، میں وہاں پہنچتے ہی تمہیں فون کروں گی، میرا انتظار کرنا، میں اتنا پیسہ کما کر لاؤں گا تم گنتے گنتے تھک جاؤ گی۔ میں نے اپنا چہرہ اس کی چھاتی سے لگا لیا اور کہا، آپ بھی اپنا خیال رکھنا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس آپ سلامت واپس آ جانا۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور اپنا سوٹ کیس لے کر آگے بڑھ گیا۔ دھیرے دھیرے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس کے قدموں میں پہلے سے زیادہ بھروسہ اور ہمت تھی۔ کاشف کے جاپان جانے کے بعد زندگی آسان نہیں تھی، لیکن اس نے وہاں کے ماحول میں خود کو جلد ہی ڈھال لیا۔ ہر روز کام سے لوٹ کر مجھے ویڈیو کال کرتا، کبھی اپنا لنچ باکس دکھاتا تو کبھی وہاں کی برف باری کی تصاویر بھیجتا۔ ہمیشہ کہتا، کام بہت ہے لیکن یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور جب میں تمہارے لیے پیسے بھیجتا ہوں نا تو اور محنت کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتا ہوا اعتماد دیکھ کر مجھے بھی سکون ملتا تھا۔ شاید اسے جانے دینا میری زندگی کا سب سے صحیح فیصلہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 6 ماہ نکل کے، ان 6 مہینوں میں امی جان نے مجھے بالکل پریشان نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر دیکھتی کہ کبھی اپنی امیر سمدن کے ساتھ مسجد گھوم رہی ہوتی تو کبھی کسی پارٹی میں۔ مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا، کم از کم میری زندگی میں تھوڑی سکون تو آئی۔ پھر صدیوں میں ہمارے خاندان کے ایک بڑے بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ ایسے موقع تھا جہاں پورا خاندان کو پہنچنا ضروری تھا۔ میں دفتر سے چھٹی لے کر اکیلے ہی اپنی گاڑی سے گاؤں نکلی۔ وہاں پہنچتے ہی دیکھا کہ چھوٹے بھائی وسیم اور بھابھی رابعہ بھی آئے ہوئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دونوں الگ الگ گاڑیوں سے آئے تھے۔ وسیم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور رابعہ کی آنکھیں اتنی سوجی ہوئی تھیں جیسے بہت دیر تک روئی ہو۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اسی اثنا میں امی جان باورچی خانے سے باہر آئیں۔ مجھے دیکھتے ہی زور سے بولی، آ گئی مہارانی، پورا خاندان صبح سے کام کر رہا ہے اور تمہیں اب آنے کی فرصت ملی ہے۔ کام کرنے آئی ہو یا بس بنائی بنائی کھیر کھانے؟ جاؤ باورچی خانے میں اور ہاتھ بٹاؤ۔ میں نے آرام سے جواب دیا، امی جان، میں سرکاری نوکری کرتی ہوں، چھٹی ملتے ہی سیدھے یہاں آئی ہوں، کہیں گھومنے نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی آپ تو خود کہتی ہیں کہ اس پورے خاندان میں سب سے پھرتیلی عورت آپ ہی ہیں، تو سب کام آپ ہی کر لیں، کہیں میرے اناڑی ہاتھوں سے آپ کا کام خراب نہ ہو جائے۔ میری بات سنتے ہی امی جان کی باتیں بند ہو گئیں۔ اسی وقت ان کی بہن یعنی میری خالہ جان وہاں آ گئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، آمنہ تو بالکل صحیح وقت پر آئی ہے، مجھے بازار سے تھوڑا سا سامان لینا ہے، چل مجھے اپنی گاڑی میں لے چل۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے آنکھ ماری اور میں سب سمجھ گئی۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے اور امی جان غصے میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ بازار پہنچ کر خالہ ہنستے ہوئے بولی، میری بہن نا جتنی بوڑھی ہو رہی ہے اتنی ہی عجیب ہوتی جا رہی ہے، لیکن مجھے تیرا طریقہ بہت پسند ہے، تو اس کی ہر غلط بات خاموشی سے نہیں سہتی۔ میں نے کہا، میں بھی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی، لیکن امی جان ہمیشہ غلط بات پر ہی لڑنے لگتی ہے۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ وہ رابعہ پر بھی بہت چلا رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، خالہ جان، امی جان رابعہ بھابھی پر اتنا غصہ کیوں کر رہی تھیں؟ پہلے تو انہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتی تھی۔ خالہ نے حیرانگی سے کہا، ارے تجھے سچ میں نہیں پتا؟ رابعہ کے ابو 2 ماہ پہلے ریٹائرڈ ہو گئے اور سنا ہے کسی تحقیقات کے چکر میں انہیں زبردستی ریٹائر کیا گیا، اور اب نہ ان کے پاس پہلے والا عہدہ ہے اور نہ ہی وہی اختیار، اس لیے وسیم کو بھی اب ان سے کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ پھر خالہ دھیرے سے بولی، تیری ساس گرگٹ سے بھی جلدی رنگ بدلتی ہے۔ جب رابعہ کے ابو کے پاس اختیار تھا تب چھوٹی بہو کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی، اور اب جب ان کا برا وقت آیا ہے تو ان کا اصلی چہرہ باہر آ گیا۔ آج کل رابعہ سے نوکروں کی طرح کام کرواتی ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی بےزتی کرتی رہتی ہے۔ یہ سب سن کر مجھے سچ میں گھن آنے لگی۔ امی جان کتنی مطلب پرست تھیں، یہ پھر سے سمجھ آ گیا۔ جب ہم واپس پہنچے تو دیکھا رابعہ آنگن میں ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے اٹھا رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ امی جان اس پر چلا رہی تھی، نالائق، تجھ سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا،
घर में बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है ना, सब बर्बाद करके रख दिया। आस पास बहुत लोग खड़े थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मुझसे रहा ना क्या, मैं आगे बढ़ी और अम्मी जान का हाथ उठाते हुए कहा, अम्मी जान बस भी करें, सिर्फ एक बर्तन तो टूटा है ना, दूसरा आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात पर सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है। कम से कम अब्बा जान की इज्जत का तो ख्याल रख लें। सबके सामने अपनी बहू से जवाब सुनकर अम्मी जान का चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं राबिया को अपने साथ बगीचे में ले गई। वो अभी भी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, भाभी आपको हमारे घर का हाल नहीं पता क्या, जो आप मेरी तरफदारी कर रही हैं। मैंने उसे टिश्यू पेपर दिया और कहा, मुझे सब पता है। खाला ने सब बता दिया। वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी, फिर बोली, सब जानने के बाद भी आपने मेरी मदद की। अब मेरी मदद का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि अम्मी जान आपसे और नफ़रत करेंगी। मैं हल्की सी मुस्कुराई और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं भी अम्मी जान की तरह मतलब परस्त हूँ? जब तुम बड़े घर की बेटी थी, तो क्या मैंने कभी तुम्हारी चापलूसी की थी? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और फिर खूब रोने लगी। भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। सच में बुरा वक़्त ही बताता है कि अपना कौन है और पराया कौन। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अब रोना बंद करो और अपने पाँव पर खड़े होना सीखो। तुम्हारे अब्बू अम्मी रिटायर्ड हो गए हैं तो क्या हुआ? तुम्हारे पास हाथ हैं, पाँव हैं, दिमाग हैं। खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि कोई भी तुम पर हुक्म चलाए। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में पहली बार एक अलग ही चमक दिखाई थी। उसने कहा, भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने बहुत सह लिया। शायद अब मैं तलाक ले लूं। ऐसे घर में रहना जहां शौहर कमज़ोर हो और सास इतनी मतलब परस्त हो, अब मेरे बस की बात नहीं रही। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह फैसला पूरी तरह तुम्हारा है, लेकिन जो भी करना अपने लिए करना और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना। उस दिन मुझे पूरा यकीन हो गया कि राबिया अब इतनी आसानी से हार मारने वाली नहीं है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। तकरीबन 6 माह बाद उसने तलाक की दरख्वास्त दी थी। मेरी सास अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। हर किसी से यही कहती फिर रही थी कि उनके बेटे को एक बर्बाद हो चुके ख़ानदान से छुटकारा मिल गया। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका शहज़ादा बेटा अब इससे भी किसी अमीर लड़की से शादी करेगा। मैंने राबिया को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। उसने बताया कि उसे एक निजी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है। ये सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। जहाँ तक मेरे छोटे भाई वसीम की बात थी, मुझे पहले से पता था कि उसका कुछ नहीं होने वाला। बचपन से अम्मी के ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार ने उसे बुरी तरह बगाड़ दिया था। वो हमेशा से सुस्त और गैर जिम्मेदार था। जो शख्स अपनी बीवी के सबसे बुरे वक़्त में उसका साथ छोड़ दे, उससे कोई अच्छी लड़की भला क्यों पसंद करेगी? और हुआ भी वही। पिछले कुछ दिनों से मेरी सास सोशल मीडिया पर अजीब-अजीब पोस्टें डाल रही थीं। आजकल की लड़कियां बहुत मतलब परस्त होती हैं। मेरे इतने काबिल बेटे को समझने वाली कोई नहीं मिल रही। उनकी पोस्ट पढ़कर मुझे हंसी आ जाती थी। साफ लग रहा था कि उनके शहजादे के लिए कोई अमीर शहजादी मिल ही नहीं रही। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस काशिफ के वापस आने की तैयारियों में लगी हुई थी। वो अमीर से पूरे 1 महीने पहले ही लौट आया। जापान वाले मंसूबा बहुत कामयाब रहा था। कंपनी ने उसे लाखों रुपए का बोनस दिया और साथ ही मैनेजर भी बना दिया। जब काशिफ घर आया तो वो पहले से काफ़ी दुबला और सांवला लग रहा था, लेकिन जो उसकी आंखों में एतमाद था वो पहले कभी नहीं देखा था। घर में आते ही उसने एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें हीरे की अंगूठी थी। कांपते हाथों से उसने वो अंगूठी मुझे पहनाई और बोला, तुम्हारे लिए है। इतने साल हाल मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहने और मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। लेकिन हमारी खुशियाँ ज़्यादा देर न ठहरी। जैसे ही मेरी सास को पता चला कि काशिफ वापस आ गया है और उसके पास खूब पैसे आए हैं, वैसे ही वो सीधे हमारे पास पहुंच गई। घर में घुसते ही काशिफ से ऐसे लिपट कर रोने लगी जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। हाय मेरा बेटा कितना दुबला पतला हो गया है, परदेश में न जाने कितने दुख झेले होंगे। अम्मी को तेरी बहुत याद आती थी। काशिफ ने धीरे से खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ाया और बिल्कुल खामोश आवाज में बोला, अम्मी आपके सारे पैगामात मैंने पढ़ लिए हैं, इसलिए पहले ही साफ कर देता हूँ, मेरे पास वसीम की मदद करने के लिए कोई पैसा नहीं है। वो अब बच्चा नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकता है। उसी वक्त मुझे समझ आई कि वसीम का कारोबार बुरी तरह डूब गया है और सास यहाँ काशिफ से पैसे लेने आई है। बेटे से ऐसा जवाब सुनकर सास एकदम चौंकी। उन्होंने आंसू पोंछे और बोली, ये क्या बोल रहा है तू?
मैंने सुना है कि तुझे वहाँ अच्छा खासा बोनस मिला है, तो मैनेजर भी बन गया है। तेरा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में है, उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, उसका कारोबार भी खत्म हो गया। एक भाई होने के नाते उसकी मदद करना तेरा फर्ज है। काशिफ ने उसी खामोशी से जवाब दिया। उसने तलाक ली थी, वो उसका अपना फैसला था। अगर उसका काम नहीं चल रहा तो उसे मेहनत करनी चाहिए। अभी आपको याद है ना, आप भी मुझे निकम्मा और नालायक ही कहती थी। आज मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। मैंने कभी आपसे या वसीम से 1 रुपया तक नहीं लिया। सास खामोश हो गई, लेकिन उन्होंने हार ना मानी। उसी वक़्त काशिफ़ ने मेज़ पर रखा गिलास नीचे रखा और भला अम्मी, एक बात और पूछनी है। वो ज़मीन के कागज़ कहाँ हैं जिन्हें खरीदने के लिए मैंने पिछले साल पैसे भेजे थे? ये सुनते ही सास के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हिकलाते हुए बोली, वो 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 तो गाँव में रखे हैं। तो अचानक क्यों पूछ रहा है? काशिफ़ ने उनकी आँखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब मैं वो कागज़ वापस लेना चाहता हूँ। वो पूरे 30 लाख रुपए मेरे खून पसीने की कमाई थी। मैंने परदेश में कितनी मुश्किलात झेल कर वो पैसे भेजे थे, ताकि हमारे बढ़ापे के लिए ज़मीन खरीदी जा सके। अब मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए वो कागज़ मुझे दे दें, ताकि मैं ज़मीन अपने नाम कर सकूँ। सास के माथे पर पसीना आ गया। वो बोली, इतनी भी जल्दी क्या है? उनका चेहरा देखकर मुझे तभी शक हो गया। आखिर काशिफ का सब्र टूट गया। उसने मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा और बोला, अम्मी, सच सच बताएं, कहीं आपने वो ज़मीन वसीम के नाम तो नहीं कर दी? बेटे के दबाव के आगे आकर सास टूट गई और ज़ोर से बोली, हाँ कर दी। तो क्या हुआ? भाई भाई के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तेरे पास इतना पैसा है और तेरा भाई कर्ज में डूबा हुआ है। मैंने ज़मीन उसके नाम कर दी ताकि वो बैंक से कर्ज ले सके। इसमें गलत क्या किया है मैंने? उनकी बात सुनकर मुझे जैसे चक्कर आ गया। पूरे 30 लाख रुपए और उन्हें ज़रा सा भी अफसोस नहीं था। उन्होंने एक बेटे के खून पसीने की कमाई दूसरे बेटे की गलतियों पर लुटा दी और उन्हें ये सब बिल्कुल ठीक लग रहा था। काशिफ का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा और बोला, आपने क्या किया? आपने ज़मीन उसके नाम कर दी, फिर पैसा कहाँ गया? उसने कारोबार में लगाया या जुए में उड़ा दिया? सास ने सर झुका लिया और धीमी आवाज़ में बोली, उसने कहा था कि ऑनलाइन तजारत में लगाएगा, लेकिन सब डूब गया। अब बैंक वाले हर रोज़ घर के चक्कर लगा रहे हैं। ये सुनते ही काशिफ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन इसकी हंसी में दर्द साफ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में अपनी अम्मी के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने कहा, वाह अम्मी वाह, आप अपने छोटे बेटे से इतना प्यार करती हैं कि मेरे भरोसे तक को बेच दिया। आपकी नज़र में मैं बेटा नहीं था, सिर्फ वसीम के लिए पैसे कमाने की मशीन था, है ना? मुझे 30 लाख जाने का दुख ज़रूर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि आज मैंने अपनी अम्मी को हमेशा के लिए खो दिया। आज से यही समझ लें कि वो 30 लाख मैंने आपके दूध का कर्ज समझ कर दे दिए। अब हमारा हिसाब बराबर। सास ने जैसे ही देखा कि सोने की चिड़िया उनके हाथ से निकल रही है, तो मेरी अंगूठी देखकर जल गई और बोली, वाह, अपनी बीवी को लाखों की अंगूठी पहनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपने भाई की मदद करने के लिए नहीं है। मैंने कैसा नालायक बेटा पैदा किया है। काशिफ बिल्कुल खामोश आवाज में बोला, अच्छा हुआ, आपको जल्द समझ आ गई। मेरे कमाए हुए पैसों पर सिर्फ मेरी बीवी और मेरे बच्चों का हक है। वसीम की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। सास गुस्से में बोली, मैं तुझे अदालत में घसीटूंगी, बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल ना रखने के मुकदमे में। काशिफ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल कीजिए, अदालत जितना तय करेगी मैं हर महीने उतने पैसे भेज दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं फिर से वसीम के लिए पैसे कमाने की मशीन बन जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। सास वहीं की वहीं खड़ी रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका सीधा साधा बेटा इतना बदल गया है। उन्हें समझ आ गया था कि काशिफ नाम की सोने की दुकान का दरवाज़ा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बाद में खाला से पता चला कि गांव में क्या हुआ। वसीम को कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिली। जल्द अमीर बनने के चक्कर में वो ऑनलाइन जुए में उतर गया और माँ बाप के बढ़ापे के लिए जो पैसे रखे थे वो भी हार गया। जब कर्ज देने वाले घर आने लगे तो डर कर कहीं भाग गया। ससुर को इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्होंने अपना छोटा सा खेत बेच दिया और एक बुजुर्गों की रहाइशगाह में जाकर रहने लगे। वो अपनी बकिया जिंदगी बस सुकून से गुजारना चाहते थे। उधर मेरी सास बिल्कुल अकेली रह गई। उन्होंने घर का सारा सामान तक बेच दिया और वसीम को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता न चल सका। सच ही कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक रात तकरीबन 2 बजे काशिफ का फोन बजा। गांव के एक पड़ोसी का फोन था।
उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, काशिफ बेटा जल्दी आओ, तुम्हारी अम्मी को गुस्ल खाने में फालज का हमला हो गया है, हम उन्हें हस्पताल लेकर जा रहे हैं। हम दोनों उसी वक्त गांव के लिए निकल पड़े। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिमागी नक्सीर है, जान तो बच गए लेकिन उनके जिस्म का बायां हिस्सा काम करना बंद कर चुका है और उनकी आवाज़ भी चली गई है। इस पूरे वक्त में वसीम का कोई पता ना था। काशिफ ने बगैर एक पल सोचे इलाज के लिए 50 लाख रुपए जमा करवा दिए। अम्मी के लिए अस्पताल का सबसे महंगा खसूसी कमरा लिया, जिसमें हर सहूलत थी, और उनकी देखभाल के लिए 24 घंटे 2 नर्सें रखती। जो भी देखता बस यही कहता, बेटा हो तो ऐसा। लेकिन सच सिर्फ हम जानते थे कि इस आलीशान कमरे में कितनी सर्दी थी। जब सास को होश आया तो उन्होंने हमें देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने इशारे से काशिफ को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। नर्स खिचड़ी लेकर आई, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। वह चाहती थी कि काशिफ उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाए। काशिफ धीरे धीरे उनके पास गया और कुर्सी खींच कर बैठ गया, और सास की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आ गई। काशिफ बोला, अम्मी खाना खा लें, तभी जल्दी ठीक होगी। ये नर्स बहुत तजर्बेकार हैं, मैंने ख़ास आपकी देखभाल के लिए उन्हें रखा है। सास टूटी फूटी आवाज़ में बोली, बेटा मेरे पास रहो, मुझे डर लग रहा है। अपने छोटे और लाडले बेटे का नाम सुनकर काशिफ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वसीम तो आपकी ज़मीन बेचकर अपने कर्ज उतारने में लगा हुआ है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। ये सुनकर सास खूब रोने लगी। उन्होंने काशिफ का हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पकड़ता है। वह बोली, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़कर मत जाओ। काशिफ ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, अम्मी अस्पताल का बिल, बेहतरीन दवाइयाँ, सबसे महंगा कमरा, मैं सब दूंगा, क्योंकि एक बेटे के तौर पर ये मेरा फ़र्ज़ है। फिर एक लम्हे रुक कर बोला, लेकिन जहाँ तक मोहब्बत की बात है, याद है जब मैं बचपन में बीमार पड़ता था तो आप मुझे छोड़कर वसीम के लिए नए कपड़े खरीदने चली जाती थी। बेहतरीन खाना भी हमेशा उसी को मिलता था। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का प्यार और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर लुटाया। आपके दिल में मेरे लिए कभी जगह थी ही नहीं। इसलिए अब आप आराम करें और अपने इसी प्यारे बेटे का इंतज़ार करें कि वो आए और आपकी खिदमत करे। मेरे दिल में आपके लिए जो प्यार था वो उसी दिन ख़त्म हो गया था, जिस दिन आपने वो ज़मीन बेच दी थी। इतना कहकर काशिफ ने नर्स से कहा, अगर पैसों की कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, मुझे काम पर जाना है ताकि सारे बिल भर सकूं। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए। पीछे से सास की टूटी हुई आवाज़ लगातार आती रही, काशिफ काशिफ। लेकिन काशिफ एक बार भी पलट कर ना रुका। अस्पताल की राहदारी में मैंने देखा उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं समझ रही थी कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। इस आलीशान कमरे में मेरी सास महंगी मशीनों के बीच बिल्कुल अकेली पड़ी थी और अपने अकेलेपन पर रो रही थी। अपने किए हुए इम्तियाज की सबसे बड़ी कीमत आखिर उन्हें चुकानी ही पड़ी। उसी रात मेरी आंख खुली तो देखा काशिफ बिस्तर पर नहीं था। वह बालकोनी में अकेले बैठा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी उसे देखती रही और मेरा दिल भर आया। मैं अपनी सास के खिलाफ ये लड़ाई जीत चुकी थी। उनका दिखावा सबके सामने आ चुका था। हमने अपनी दौलत भी बचा ली थी। लेकिन काशिफ को इस हालत में देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं बहस तो जीत गई, लेकिन अपने शौहर की मुस्कुराहट हार गई, क्योंकि वो उसकी अम्मी थी। चाहे उसने उसके साथ कितना ही गलत किया हो, लेकिन काशिफ की रगों में बहता खून उसी का था। एक शख्स को अपनी बीवी और अपनी अम्मी में से किसी एक को चुनने पर मजबूर करना सबसे बड़ा जुल्म होता है। वो हमेशा खामोशी से मेरे साथ खड़ा रहा, अपनी अम्मी के सामने भी सख्त बना रहा, लेकिन मैं जानती थी कि अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। अगर मैं अपनी इस जीत पर खुश होती रहती तो क्या हमारा ये छोटा सा घर कभी सच में खुश रह पाता? नहीं। मैंने उस इंसान से उसकी अच्छाई और जिम्मेदारी की वजह से प्यार किया था। मैं उसे पत्थर दिल इंसान नहीं बना सकती थी। यही सोचकर मैंने एक शाल उठाई और बालकोनी में जाकर उसके कंधों पर रख दी। वो थोड़ा चौंका। अरे तुम कब आई? अंदर जाओ, सर्दी लग जाएगी। मैंने कुछ न कहा, बस पीछे से जाकर उसे गले लगा लिया। आप अम्मी के बारे में सोच रहे हैं ना? काशिफ का जिस्म एकदम सख्त हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली। मैं ठीक हूँ। उन्होंने जो किया उसका नतीजा वह भुगत रही हैं। मैंने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। सुनिए, मुझे अम्मी से बहुत शिकायत हैं।
ان کے امتیاز سے آج بھی نفرت ہے، لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ لوگ آپ کو نالائق بیٹا کہیں۔ کاشف نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میں ہلکی سی مسکرا دی۔ آخر انہوں نے ہی آپ کو جنم دیا ہے۔ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہم انہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے سوچ لیا ہے، وہ 30 لاکھ ایسے سمجھ لیں کہ ہم نے ان کی پرورش کا قرض اتار دیا۔ ہم ابھی جوان ہیں، آگے بھی کما لیں گے۔ کاشف کی آنکھیں بھر آئیں۔ آمنہ، لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ، میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے، لیکن اپنے طریقے سے۔ ہم انہیں سیدھے پیسے نہیں دیں گے تاکہ وہ پھر سے وسیم کو سب کچھ نہ دے دیں، لیکن ہر مہینے ان کے خرچ کے لیے پیسے بھیجیں گے، ان کی دوائیاں بھی پہنچائیں گے۔ اپنا فرض پورا کریں گے تاکہ آپ کے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ اور جہاں تک محبت کی بات ہے، وہ وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ کاشف بس مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شکر گزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس مجھے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ لیا ہے۔ اس کی امی کی مدد کر کے میں اصل میں اپنے شوہر کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ کاشف نے دھیرے سے کہا، ہاں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ تمہیں ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ اس نے پیار سے اپنا گرم ہاتھ میرے پیٹ پر رکھ دیا۔ میں 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ یہ خوشخبری ہمیں تب ملی تھی جب کاشف کا کیریئر بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کام کتنا بھی ہو، وہ میرا پورا خیال رکھتا تھا۔ میں ہنستے ہوئے بولی، اگر بیٹی ہوئی اور امی نے پھر سے تانا مارا تو؟ کاشف نے سیدھے میری آنکھوں میں دیکھا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ ہماری اولاد ہوگی۔ مجھے دنیا کی یا امی کی پرانی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس ہمارا بچہ صحت مند رہے اور ہمارا خاندان ہمیشہ خوش رہے، میرے لیے وہی سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے پھر سے احساس ہوا کہ میں نے زندگی کے لیے صحیح انسان چنا ہے۔ اب سارے طوفان پیچھے چھوٹ چکے تھے اور ہمارے چھوٹے سے کمرے میں ایک ننھے مہمان کے آنے کا انتظار تھا، جو اپنے ساتھ صرف خوشیاں اور سکون لے کر آنے والا تھا۔ دوستو، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ساس بہو کے رشتے کی سب سے مضبوط کڑی شوہر ہی ہوتا ہے۔ اس کی خاموشی کئی بار کسی بھی بے عزتی سے زیادہ درد دیتی ہے، کیونکہ نئے گھر میں بیوی کا سب سے بڑا سہارا وہی ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار شوہر وہی ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کرے، اپنی امی کا احترام بھی برقرار رکھے اور اپنی بیوی کی عزت و ساتھ بھی کبھی نہ چھوڑے۔ آخر رشتے تبھی مضبوط بنتے ہیں جب ان میں عزت، بھروسہ، انصاف اور ایک دوسرے کا ساتھ ہو۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔